कफ सिरप में जो ये जांच के थ्रू पाया गया है, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है जो इंडस्ट्रियल एक केमिकल है जो बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए। 48.6% उन कफ सिरप्स में पाया गया है और किडनी फेलियर उससे होती है। वो जो बच्चों हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं, ज़्यादातर बच्चों की किडनी फेलियर हुई है और उसके बाद उनकी डेथ हुई है। इतने छोटे बच्चों को हर बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक और इतने स्ट्रॉन्ग कफ सिरप देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे को खांसी है, पुराने ज़माने में मदर्स अदरक का रस और शहद देती थी, शहद पिलाते थे, हल्दी वाला दूध पिलाते थे, उससे बेटर हो जाते हैं। कि जो हम एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं उसको हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पूरा देश जानता है कितने बच्चे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे एक कफ सिरप को पीने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपको जादू कर देती है, मान लो आपको किसी डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिया, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको एकदम लगेगा मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, या आपकी नी जॉइंट्स में पेन है, आपको स्टेरॉइड दिए गए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए, जब आप उनको छोड़ेंगे तो आपके फेस पे स्वेलिंग और कई तरह के सिम्टम्स वो आपको जो झेलने पड़ेंगे बाद में। मान लीजिए हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम नॉर्मली क्रोसिन ले लेते हैं और भी दूसरी दवाइयाँ वो ले लेते हैं, तो हमें 15 मिनट के 10 मिनट का रिलीफ मिल जाता है। तो अगर एलोपैथी ना लेके हम अगर आयुर्वेद की तरफ जाएँ तो आयुर्वेद में हम क्या ले सकते हैं? गर्म दूध पी सकते हैं, सिर पे तेल लगा सकते हैं, और आयुर्वेद में एक थेरेपी है शिरोधारा, जिसमें यहाँ पर तेल सिर पे माथे पर डालते हैं, साथ में हेड मसाज करते हैं। उससे हम प्रॉपर जो सिर के स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो दबाते हैं और काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिलता है। ज़्यादातर फैटी लिवर इसीलिए होता है। आजकल बच्चे भी जंक फूड्स बहुत खाते हैं, हैवी फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से वो पचता नहीं है प्रॉपर, तो ये भी एक कारण है। और वेट को मेंटेन करें तो वॉकिंग मैंने जैसे बताया फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा मूली जो आती है, जैसे आजकल शुरू हो गई है, जो पतली और कड़वी मूली होती है छोटी, वो लिवर के लिए अमृत है। उसका पानी, वो मूली, उसके पत्ते वो खाने चाहिए हमें। स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लिवर के लिए अच्छा नहीं होता, कई लोग बहुत मिर्चें खाते हैं। हैवी फ्राइड फूड्स लिवर के लिए अच्छे नहीं होते, लोड पड़ता है लिवर पे। फ्रूट्स, वाटर इनटेक, धनिए का पानी या धनिए की चटनी, पुदीना, आंवला, ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर आप रूटीन में लें तो आपकी लिवर हेल्थ बेटर रहेगी। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो आप खाने से पहले पपीता ले सकते हैं, एक आलू बुखारा रोज़ खाइए, जौ का आटा यूज़ कीजिए और रफेज भरपूर होनी चाहिए आपके खाने में। पानी पीजिए, मिर्चें बहुत ज़्यादा मत खाइए तो, और खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाइए। बाईं करवट लेटिए तो जो गैस है वो निकल जाती है उस टाइम। आपका बच्चा बीमार होता है और बीमार होने के बाद आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को आप दिखाते हैं, डॉक्टर कफ सिरप लिख देता है। कफ सिरप लिखने के बाद आप घर आते हैं बच्चे को लेके कि इस उम्मीद में कि बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। आप बच्चे को कफ सिरप पिलाते हैं। कफ सिरप पिलाने के बाद कुछ दिनों बाद बच्चा आपका बेहोश हो जाता है, डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। ज़रा सोचिए उस परिवार के बारे में, उस पर क्या बीतेगी, क्या हुआ हमारे बच्चे को अचानक से, कैसे होगा। यही सब चीज़ें हैं कफ सिरप को लेकर और एलोपैथी की दवाइयों को लेकर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रीना से, जो हमारे साथ हैं। इन्हें 28 साल का एक्सपीरियंस है। साथ में ये ऑल इंडिया रेडियो और दूसरे टीवी चैनल्स पे जाती रहती हैं, बात करती हैं चीज़ों के बारे में। आयुर्वेद की अच्छी ज्ञाता है। मैम, कफ सिरप से जो विवाद हुआ है अभी कि कफ सिरप है, बच्चों ने ली है, कुछ का कहना कि नहीं बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, कुछ कह सरकार मानने को तैयार ही नहीं कि बच्चे की इस वजह से डेथ हुई है। अब क्या कहना चाहेंगे इस बात के? उस कफ सिरप में जो ये जाँच के थ्रू पाया गया है, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एक केमिकल है जो इंडस्ट्रियल एक केमिकल है जो बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए। 48.6% उन कफ सिरप्स में पाया गया है और किडनी फेलियर उससे होती है। वो जो बच्चों हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं, ज़्यादातर बच्चों की किडनी फेलियर हुई है और उसके बाद उनकी डेथ हुई है। इस टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, कि इतने छोटे बच्चों को, पहली बात तो हर मेडिसिन, हर बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक और इतने स्ट्रॉन्ग कफ सिरप देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिंपल रेमेडीज़ भी करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा और उसको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो अगर खांसी जुकाम था तो घर पे वो ठीक हो सकता था। अभिनव जी, इस बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ और कुछ से नहीं, कि ठीक है अगर बच्चे को खांसी है, पुराने ज़माने में मदर्स अदरक का रस और शहद देती थी, शहद पिलाते थे, हल्दी वाला दूध पिलाते थे, उससे बेटर हो जाते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत है, डाइट्स भी बहुत गड़बड़ हैं, बच्चे जंक फूड्स बहुत खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी कई बच्चों की बहुत कम है, तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे को दिखाएं, उसको प्रॉपर मेडिसिन दिलवाएं, प्रॉपर डाइटरी एडवाइस जानें कि क्या उसको देना चाहिए,
तो मुझे उम्मीद है कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते थे और उनको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी ना भुगतने पड़े जो इतने परिवारों के चिराग चले गए। मैम लेकिन एक बात कही जाती है कि जो हम एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं उसको हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिलने के साथ साथ क्या हमें उसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं साथ में दवाइयों को? बिल्कुल, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादातर। मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही अभिनव जी इस टाइम, क्योंकि पूरा देश जानता है कितने बच्चे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे एक कफ सिरप को पीने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। हर सिस्टम की अपनी खासियत है और अपनी वो है, लेकिन हाँ ये जो छोटी सी बीमारी थी इसके लिए अगर इतना बड़ा दवाइयाँ ना ली होती तो बच्चे बच जाते, ये मैं कहना चाहूँगी। और हमारी मेडिसिन्स काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। बहुत सारी चीज़ें तो किचन में ही हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को विजिट कीजिए। अगर वो हाथ खड़े कर दे आपके सामने कि अब मैं नहीं ठीक कर सकता, तब आप जाइए, और ऐसी नौबत आती नहीं है, खासकर खांसी जैसी बीमारी में। एग्जैक्टली मैम, कई बार ये कहा जाता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, टाइम लेता है ठीक करने में, और आज की जनरेशन जो अब देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमने दवाई ली और हम जल्दी ठीक हो जाएं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या चीज़? आयुर्वेद बिल्कुल स्लो नहीं है। आयुर्वेद बहुत अच्छे से, इमरजेंसी मेडिसिन भी हैं आयुर्वेद में जो काम करती हैं। ये एक मिथ है कि आयुर्वेद स्लो है। आयुर्वेद बिल्कुल जल्दी से ठीक करता है पेशेंट्स को, अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया है, प्रॉपर मेडिसिन ली है। एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपको जादू कर देती है, मान लो आपको किसी डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिया, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको एकदम लगेगा मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, या आपकी नी जॉइंट्स में पेन है, आपको स्टेरॉइड दिए गए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए, जब आप उनको छोड़ेंगे तो आपके फेस पे स्वेलिंग और कई तरह के सिम्टम्स वो आपको जो झेलने पड़ेंगे बाद में, एक टेम्परेरी इमीडिएट इफेक्ट के चक्कर में, उसको सोच के आप ये इमीडिएट इफेक्ट लीजिए। अदरवाइज बेटर है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कीजिए पहले आप। मैम दूसरा ये देखा जाता है कि हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा आयुर्वेदिक के बारे में। मैम क्या हमें नॉर्मल सर दर्द होता तो हम सर दर्द के लिए आयुर्वेदिक में पहले तो हम अपने किचन से शुरुआत करते हैं, क्या कर सकते हैं किचन में अपने? अब ऐसे मैं आपको एक चीज़ और आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगी अभिनव। 3 तरह के दोष हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में कभी भी जनरलाइज्ड मेडिसिन हम नहीं बताते कि जैसे एलोपैथिक में आता है फीवर है तो सभी क्रोसिन ले लें, ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये। पहले व्यक्ति की प्रकृति जानी जाती है। मान लो 3 तरह के लोग, मैं इसलिए बताती हूँ, 7 तरह की प्रकृति होती है, 3 दोष हैं। जो वायु प्रकृति के लोग हैं वो यूजुअली बहुत पतले होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और उनका वेट गेन करने में उनको दिक्कत होती है। ऐसे ही पित्त प्रकृति के लोग, एंगर इश्यूज होते हैं उनको, लूज टेम्पर, स्किन प्रॉब्लम्स। और थर्ड है कफ, बहुत लेथार्जिक, हैवी वेट और थोड़ा आलसी भी, ये कफ। ये 3 दोष हैं, 7 तरह की प्रकृति है सबके लिए। अब जैसे जो पित्त वाला है उसको गुस्सा भी बहुत आता है, उसको गर्मी में जल्दी होती है, वायु वाले को ये सीन नहीं है, तो दोनों के लिए सेम मेडिसिन नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मैं प्रेफर ये करूँगी कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को विजिट कीजिए। एक कंसल्टेशन बचा के आप बहुत बाद में बहुत खर्चे करते हैं जो आपको सेल्फ मेडिकेशन से नुकसान होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथी, चाहे होम्योपैथी है। तो इसलिए उसको बचाए बिना अगर प्रॉपर जैसे ही कोई बीमारी शुरू हुई है डॉक्टर को विजिट कर लें तो आपका स्वास्थ्य आप बेहतर मेंटेन कर पाएंगे। मैम मान लीजिए हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम नॉर्मली क्रोसिन ले लेते हैं और भी दूसरी दवाइयाँ वो ले लेते हैं, तो हमें 15 मिनट के 10 मिनट का रिलीफ मिल जाता है। तो अगर एलोपैथी ना लेके हम अगर आयुर्वेद की तरफ जाएं तो आयुर्वेद में हम क्या ले सकते हैं? घर से शुरुआत करेंगे, घर में क्या कर सकते हैं? नहीं ठीक होगा फिर आगे डॉक्टर को दिखाएं। गर्म दूध पी सकते हैं, सिर पे तेल लगा सकते हैं, और आयुर्वेद में एक थेरेपी है शिरोधारा, जिसमें यहाँ पर तेल सिर पे माथे पर डालते हैं, साथ में हेड मसाज करते हैं। उससे हम प्रॉपर जो सिर के स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो दबाते हैं और काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिलता है। नोज़ में ऑयल डाल सकते हैं, नस से ट्रीटमेंट होता है ये, जिससे आपको सिर दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। शिरो अभ्यंग बोलते हैं एक सिर की मसाज को। शिरो पिचू, जिसमें कॉटन ऑयल में डिप करके उसको यहाँ पर रख सकते हैं। एक शिरो बस्ती एक ट्रीटमेंट होता है, एक फ्रेम यहाँ पर लगाया जाता है, उसके बीच में ऑयल डाला जाता है काफ़ी देर तक, क्योंकि आजकल सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो भी एक सिर दर्द का कारण है। तो ये जो सारी मैं थेरेपीज बता रही हूँ, ज़्यादातर थेरेपीज स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करती हैं, तो इसलिए सिर दर्द को भी ठीक करने में हेल्प करेंगी। और दूसरा, आप दूसरे कारण जरूर जान लीजिए। मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तब भी आपका सिर दर्द होगा, आपको एसिडिटी से भी सिर दर्द बिल्कुल होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता आपका सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती है तब भी आपका सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा, आपने खाना नहीं खाया, आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तब भी आपका सिर दर्द हो सकता है। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिर दर्द क्यों है।
मैम इसी के अंदर हम जोड़ सकते हैं कि ये जो और दूसरी बीमारियां, फैटी लीवर का इलाज हो सकता है अपने पास आयुर्वेद में? क्या इलाज है बिल्कुल। फैटी लीवर का? फैटी लिवर के लिए हम बहुत सारी डाइट्स बताते हैं पेशेंट्स को, बहुत सारी मेडिसिन हैं आयुर्वेद में जो लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं, और 1 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स में ज़्यादातर फैटी लिवर के केसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। वॉकिंग बहुत अच्छी है फैटी लिवर के लिए। हाई फैट्स डाइट जितनी भी हैं वो ना लें, सीडेंट्री एक्टिविटी को छोड़ें, बी एक्टिव। ज़्यादातर फैटी लिवर इसीलिए होता है, आजकल बच्चे भी जंक फूड्स बहुत खाते हैं, हैवी फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से वो पचता नहीं है प्रॉपर, तो ये भी एक कारण है। और वेट को मेंटेन करें। मैम कुछ होम रेमेडीज हैं इसकी कि हम लोग घर पे कुछ हद तक देख सकते हैं या कुछ पहचान कर सकते हैं कि हम लोग को खुद को पता लग जाए कि भाई हमारा लीवर फैटी हो चुका है? अगर आपकी पाचन शक्ति वीक हो रही है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, खाना खाते ही कई बार पॉटी आती है कई लोगों को, या आपको खाना पचता नहीं है, जो आपका मल निकलता है वो बंधा हुआ नहीं है, यूजुअली वो फ्लश नहीं हो रहा है, सेमी सॉलिड स्टूल आ रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि 1% फैटी लिवर में ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। ये सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इससे आप कुछ हद तक जान सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है। फिर भी आप जांच ज़रूर करवाइए, खाली इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जांच ज़रूर करवाइए, डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। मैम कुछ होम रेमेडीज थोड़ा अगर बताना चाहें घर के लिए? मैं बता देती हूँ कुछ। एक तो वॉकिंग मैंने जैसे बताया फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है, और दूसरा मूली जो आती है जैसे आजकल शुरू हो गई है, जो पतली और कड़वी मूली होती है छोटी, वो लिवर के लिए अमृत है। उसका पानी, वो मूली, उसके पत्ते वो खाने चाहिए हमें। स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लिवर के लिए अच्छा नहीं होता, कई लोग बहुत मिर्चें खाते हैं। हैवी फ्राइड फूड्स लिवर के लिए अच्छे नहीं होते, लोड पड़ता है लिवर पे। फ्रूट्स, वाटर इनटेक, धनिए का पानी या धनिए की चटनी, पुदीना, आंवला, ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर आप रूटीन में लें तो आपकी लिवर हेल्थ बेटर रहेगी। मैम कुछ लोगों को साथ ही साथ में आगे मुझ पे आयुर्वेद पे आगे बात करते हैं, साथ में मैम कुछ लोगों को ना पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके अंदर कब्ज रहना शुरू हो गया है, कई बार उनको सांस की उस कब्ज की वजह से गैस ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो आप खाने से पहले पपीता ले सकते हैं, एक आलू बुखारा रोज़ खाइए, जौ का आटा यूज़ कीजिए, और रफेज भरपूर होनी चाहिए आपके खाने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, जैसे मैंने बताया था पहले, जो बहुत थिन बिल्ट हैं, हाइपर एक्टिव हैं, उनको देसी घी या तिल के तेल का सेवन अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो लुब्रिकेशन अंदर हो, तभी पेट साफ होगा। और कई लोग मैंने देखा आजकल खाना भी नहीं खाते हैं, सैलेड्स पे जीते हैं, ये बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, तो पेट कहाँ से? नया ट्रेंड चल गया कि हम पतले हो जाएंगे, हमारी डाइट ठीक हो जाएगी, डाइटिशियन उनको बताता है आज की डेट में। तो आप बताओ वो पेट कहाँ से साफ, जब आपने कुछ डाला ही नहीं तो पेट कहाँ से साफ होगा? तो ये भी एक कारण है कि प्रॉपर तीनों टाइम आप डाइट लीजिए अपनी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली। अब एक जो मजदूर है वो फिजिकल वर्क इतना कर रहा है और एक बंदा एसी में सारा दिन बैठा है, दोनों का डाइट पैटर्न सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने बोला है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी भूख के अकॉर्डिंगली। आयुर्वेद कभी भी जनरलाइज डाइट चार्ट एडवाइस नहीं करता, हर व्यक्ति की डाइट उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली और उसकी भूख के अकॉर्डिंगली बननी चाहिए। हम इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि आगे 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 और भी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जब हम पेट देखते हैं, पेट के साथ साथ और बीमारियां हमें बनती हैं, आगे जाके कई बार सिर में गैस टकरानी शुरू हो जाती है। इवन सबसे मेन कारण आज की डेट में यही हो रहा है कि सर दर्द का, मैंने जो जितने लोगों को सुना है कि हमारी गैस सर में टकराती है, मेरा सर्कल है, सर्कल में बोलते हैं गैस टकराती है, उसका क्या कर सकते हैं? वही अजीर्ण एक इंडाइजेशन उसका एक मेन कारण है, खाना आपको नहीं पचता प्रॉपर। उसके लिए बीच बीच में गिलोय का सेवन कर सकते हैं, अनार ले सकते हैं और पानी पीजिए, मिर्चें बहुत ज़्यादा मत खाइए। तो और खाने के बाद सौंफ जरूर खाइए, बाईं करवट लेटिए तो जो गैस है वो निकल जाती है उस टाइम, तब आपको ये गैस सिर पे नहीं टकराएगी। अगर आप बे टाइम खाना खाएंगे, खाना खाते हुए भी आप फुल स्पीड पे बातें कर रहे हैं, तो वो भी एक इंडाइजेशन का कारण है। ये भी इंडाइजेशन का कारण। बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं ना, तन मन होके शांति से बैठ के खाना खाइए, वो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका पाचन शक्ति ठीक रहेगी। चलिए मैम, अभी एक आपको पता है मौसम ने अचानक से करवट ली है, अचानक से मौसम बदल रहा है, तो इस मौसम के अंदर खांसी, जुकाम, कफ काफ़ी बढ़ जाता है, बुखार जो उसको वायरल बोलते हैं नेट में, वो बढ़ रहा है। उसको हम आयुर्वेद में किस तरह ठीक कर सकते हैं? मतलब मेरा मेन फोकस ये कि कुछ लोगों को जानकारी इस बात की मिल जाए कि वो अपने घर में चीजें ठीक कर सकें। डॉक्टर तक जाने से पहले जो अपने घर में कर सकते हैं वो करें। तो आप थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में? गिलोय का सेवन करें इस मौसम में, और क्योंकि शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, पित्त कुपित होता है सबका इस सीज़न में, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं या हाइपर एसिडिटी है या एंगर इश्यूज़ हैं। और करेला ले सकते हैं इस सीज़न में। तुलसी का पानी बॉयल करके पी सकते हैं। तुलसी को दूध के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए।
और हल्दी वाला दूध ले सकते हैं ताकि वो कफ कोल्ड वाली प्रॉब्लम आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो कम होगी, वो बैलेंस रहेगा। और बीच बीच में जिनकी पित्त प्रकृति है उनको छोड़ के अदरक का रस शहद में ले सकते हैं जिनको कफ कोल्ड है, काली मिर्च शहद में ले सकते हैं जिनको कफ कोल्ड है। और इससे भी अगर ठीक नहीं तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट कीजिए। मेन तो डॉक्टर ही होता है कि डॉक्टर को हमें चीज़ें दिखानी होती हैं, चीज़ें और भी होती हैं। मैम एक आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, हर चीज़ के लिए आयुर्वेद में हमारे पास थेरेपी है। हमारे घुटनों में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द के लिए भी हमारे पास थेरेपी है। मैम वो कौन सी थेरेपी है जिससे हम अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं? आयुर्वेद में पंचकर्मा में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे दवाई नहीं लेनी, मुझे ड्रगलेस थेरेपी चाहिए, तो वो थेरेपीज़ के बारे में आपको बताती हूँ मैं। जिनके घुटने एज के साथ डिटीरियोरेशन तो सब में होनी है, एजिंग तो होनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जानू बस्ती करते हैं। जानू यानी घुटना, इसके चारों तरफ एक मेडिकेटेड फ्लोर लगाते हैं, उसमें एक मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, उसको रिटेन किया जाता है कुछ हद तक वहाँ पर कुछ टाइम के लिए, जो लोकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को। जो लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो लोकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन बेटर होती है वहाँ पे। और फिर उसके बाद मसाज होती है। तो आप उस स्टेज पे पहुंचने से पहले जब आपको ये डॉक्टर बोल दे कि आपके घुटने बदलने पड़ेंगे, जैसे ही आपको 40 के बाद पेन शुरू हो रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये थेरेपीज़ करवाइए ताकि आपके घुटनों की जो एजिंग है उसको डिले किया जाए और एक ग्रेसफुल एजिंग हो आपकी, आपको दिक्कत ना हो ओल्ड एज में। ये सिर्फ मैंने घुटने का बताया। ऐसे ही बैक के लिए कटी बस्ती करते हैं। कटी यानी कमर, तो कमर पे ऐसे ही एक सर्कल में हम एक मेडिकेटेड फ्लोर लगाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, फिर उसके बाद अभ्यंग यानी मालिश करते हैं वहाँ पर। उससे लोकलाइज न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, रिलैक्सेशन मिलती है उस एरिया में और ख़ुद को बहुत बेटर लगता है। सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है आजकल, सबका कंप्यूटर पे काम है, लैपटॉप पे या फ़ोन पे लगे रहते हैं लोग, या जिनका पढ़ने का काम है, तो इस पोस्चर से इस एरिया में पेन होती है। तो इस एरिया में लोकली एक सर्कुलर उसमें वही मेडिकेटेड फ्लोर लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स डालते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली, उसके बाद मसाज की जाती है। लोकल रिलैक्सेशन और इंटरनल रिजुविनेशन में हेल्प करता है ये। हार्ट पेशेंट्स जो दवाई नहीं खा सकते उनके लिए ओरोबस्ती एडवाइस है, जो इस एरिया में हार्ट के एरिया में हम करते हैं। उससे भी जिनको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। ऐसे ही शिरोधारा जो मैंने जैसे पहले बताया था, जो सिर पे तेल डालते हैं और अभ्यंग करते हैं। जिनका बीपी आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका एलोपैथिक मेडिसिन से बीपी कंट्रोल नहीं होता, कोई भी मेडिसिन दे दो बीपी नहीं कंट्रोल होता। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी, हमने उसकी शिरोधारा की, इमीडिएटली बीपी नॉर्मल हो गया। मैं खुद हैरान थी। मैम आज की डेट में देखने को ये मिल रहा है कि आजकल मतलब बहुत जल्दी लोगों के बीपी हाई हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा। वो किस वजह से? स्ट्रेस बहुत है सबकी लाइफ में, खान पान गड़बड़ है, लोग पता नहीं किस दौड़ में भाग रहे हैं। एक जो खाने का टाइम है उस पर खाना नहीं खाते, रात को 10-10, 11-11 बजे लोग डिनर करते हैं। और उसके बाद मैंने देखा है बच्चे 10 बजे जिम जा रहे होते हैं, वो सोने का टाइम है। बॉडी की भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, उसका सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलते थे। मैम मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूँगा। मैम हमारी डाइट सुबह मॉर्निंग से लेके हमें कितने बजे तक उठना चाहिए, खाना खाना चाहिए, आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा? बिल्कुल मैम वो आप बताएंगे एक बार क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में ये बताया गया है कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ के टॉयलेट वगैरह जाइए, नोज में ऑयल डालिए जिसको प्रतिवर्ष नस्य बोलते हैं, जो डेली डालना चाहिए। ऑयल कौन सा होगा डालने के लिए? अनु तेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप गाय का देसी घी डाल लीजिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर फॉलिंग ऑफ हेयर्स, आपके बाल झड़ने के लिए, आंखों के लिए, ग्लो ऑफ फेस, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद अभ्यंग नित्य सेवनम यानी मालिश हमको डेली करनी चाहिए। मालिश के क्या फ़ायदे हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, उसी से दिनचर्या बता रही हूँ आपको। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, जितनी भी हमारी मसल्स हैं वीक हो रही हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, टोन अप करता है उनको, सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका बॉडी का रिजुविनेशन होता है, तो आप फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद जैसे एक बच्चे को थकावट हुई होती है, उसको मालिश करते हैं वो कितना खुश होता है। सेम इज़ द केस विद अस, क्योंकि हम लोग भी थके होते हैं। तो इसलिए ये सबको अगर टाइम है तो खुद सुबह तेल लगा के फिर 1 घंटे बाद आप नहाएं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, जिसमें आपको सेम चीज़ें डेली नहीं लेनी चाहिए। आप चेंज कर कर के डाइट्स लीजिए, जैसे जौ का दलिया है या सिंपल दलिया है विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, पोहा है, उपमा है, बेसन का चीला, ओट्स का चीला, परांठी, ब्राउन ब्रेड सैंडविच, इडली, कुछ भी ले सकते हैं। 11 साढ़े 11 एक प्लेट भर के फ्रूट्स लीजिए। 1 से 2 के बीच में या जब आपको भूख लगे आप दाल, रोटी, सब्जी, चावल वगैरह ले सकते हैं।
और इस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, लस्सी ले सकते हैं क्योंकि पित्त का सीज़न है ये। और उसके बाद शाम को जो लोग चाय पीते हैं वो चाय थोड़ी बहुत ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। 6 से 7 के बीच में डिनर, जिसमें प्रेफरेबली रोटी सब्जी या खिचड़ी और दलिया, और रात को 9 बजे के करीब गाय का दूध। ये एक कॉमन डाइट मैंने सबके लिए बताई हम है। लोगों को 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। Yes. लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन है उनका डिनर ही रात को 11 बजे होता है। इसी को तो बदलना है अभिनव जी, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये था हमारा एक सेगमेंट हेल्थ केयर, जिसको लेकर हमने बात की डॉक्टर अरोड़ा मैम से। आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे और धन्यवाद।